नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस पर आपका पुनः स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा की थी, जिनके माध्यम से हम किसी जनपत्रिका का सटीक फलादेश कर सकते हैं। उसी क्रम में अब मैं आपको कुछ और विशेष सूत्र बतलाने जा रहा हूँ, जिसकी सहायता से हम किसी कुंडली का सटीक फलादेश कर सकते हैं, सही भविष्य कथन कर सकते हैं, सही फल बता सकते हैं। मित्रों, अगला जो सूत्र है वो केंद्र स्थानों से संबंधित है। कुंडली में पहला, चौथा, सातवां और 10वें भाव को हम केंद्र स्थान कहते हैं। तो यदि कोई ग्रह किसी जनपत्रिका में 2 केंद्र स्थानों का स्वामी है तो वह कभी भी जनपत्रिका में आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह है जो पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में से किन्हीं भी 2 भावों का स्वामी है, तो यह आपकी जनपत्रिका में आपको उतना शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। अगला सूत्र केंद्र स्थान और त्रिकोण से संबंधित है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जनपत्रिका में पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र स्थान कहलाते हैं। उसी प्रकार से जनपत्रिका में पहला, 5वां और 9वां भाव, इन्हें हम त्रिकोण कहते हैं। तो यदि किसी जनपत्रिका में त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में अथवा केंद्र का स्वामी किसी त्रिकोण स्थान में बैठे हों, या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे हों, तो यह विशेष रूप से फलदायक हो जाते हैं। मित्रों, यदि किसी की जनपत्रिका में 5वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अथवा चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव में, इसी प्रकार 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठे हों, तो यह विशेष राजयोग कारक होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसी जनपत्रिका में चौथा भाव और 5वां भाव अथवा 9वां भाव और 10वें भाव के स्थान परिवर्तन या किसी भी प्रकार से कोई संबंध बन रहा हो, तो यह विशेष राजयोग होता है। ऐसे ग्रह जनपत्रिका में विशेष फल प्रदान करते हैं। अगला सूत्र त्रिकोण भाव से संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष सूत्र है, कृपया कर ध्यान से सुनिए। यदि एक त्रिकोण का स्वामी किसी दूसरे त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो वह अपनी शुभता को समाप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि यदि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में बैठे तो वह शुभ फल प्रदान नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यदि 9वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए तो 9वां भाव किस चीज़ का होता है? भाग्य से संबंधित होता है। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है, भाग्य भाव अपनी शुभता को खो देता है। उसी प्रकार से यदि 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो तो संतान से संबंधित परेशानियां आती हैं। या तो संतान नहीं होती है, या संतान होकर मर जाती है, या संतान योग्य नहीं होती है। कुल मिलाकर संतान से संबंधित परेशानी आएगी यदि 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो तो। मित्रों, अगला सूत्र चौथे भाव से संबंधित है और शनि ग्रह से संबंधित है। यदि जनपत्रिका के चतुर्थ भाव में अकेला शनि बैठा हुआ हो, उसके साथ कोई ग्रह ना हो, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था अत्यंत कष्टमय होती है, उसका अंत बहुत कष्टमय होता है। इसी प्रकार से यदि अकेला शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन अत्यंत दुखमय होता है और ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ का कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होता। मित्रों, अगला सूत्र ग्रहों के अस्त होने से संबंधित है। हमें मालूम है कि कोई भी ग्रह सूर्य से निश्चित दूरी पर जाकर अस्त हो जाता है। तो यदि जनपत्रिका में कोई ग्रह अस्त हो तो उसका फल शून्य ही समझना चाहिए। जनपत्रिका में वह जिन भावों का अधिपति होता है उनका वह कोई फल प्रदान नहीं करता या बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। 12वें भाव से संबंधित एक बहुत अच्छा सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि 12वें भाव में
अकेला शुक्र बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान और सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। और साथ ही यदि 12वें भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठा हो, कहीं जन्मपत्रिका में कहीं ना कहीं 12वें भाव का स्वामी विराजमान होगा, बैठा होगा, तो 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में जन्मपत्रिका में बैठे हुआ उस भाव को हानि ही पहुंचाता है, किसी न किसी रूप में वो उस भाव को हानि पहुंचाता रहता है। इसी प्रकार मंगल यदि जन्मपत्रिका के चौथे, 7वें और 10वें भाव में अकेला बैठा हो, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन कहलाता है। उसका दाम्पत्य जीवन भी कष्टमय होता है और व्यवहारिक जीवन भी कष्टमय होता है, और पितृपक्ष से अथवा पिता से उसे किसी भी प्रकार की कोई सहायता जीवन में प्राप्त नहीं होती है। मित्रों, एक खास बात मैं ग्रहों की दृष्टि से संबंधित आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी ग्रह की दृष्टि ज़्यादा प्रभावित करती है उस भाव को। मतलब जैसे किसी भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ हो या उस भाव में कोई ग्रह दृष्टि कर रहा हो, तो इन दोनों अवस्थाओं में ग्रह की जो दृष्टि है वह ज़्यादा मायने रखती है। ग्रह जिस भाव को देख रहा होगा उसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, बशर्ते वो उस भाव में बैठा हो। जन्मपत्रिका में शनि और राहु विच्छेदात्मक ग्रह माने गए हैं, अर्थात ये विच्छेद करवाते हैं। शनि और राहु जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव को नुकसान पहुंचाएंगे, उस भाव से संबंधित फलों में न्यूनता लाएंगे या उस भाव से संबंधित फलों के विपरीत परिणाम हमें प्राप्त होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि राहु और शनि सप्तम भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव पर दोनों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन खराब होता है, उसे दाम्पत्य का कोई ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार यदि ये ग्रह पंचम भाव में बैठे अथवा पंचम भाव पर दृष्टि करें तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है या संतान सुख में न्यूनता होती है। इसी प्रकार केतु ग्रह जिस भाव में बैठता है अथवा जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पर बुध 2 राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या। तो यदि किसी जन्मपत्रिका में बुध मिथुन राशि में बैठा हुआ हो तो वह अपनी दूसरी राशि कन्या के प्रभाव को बढ़ा देगा, अर्थात कन्या राशि जन्मपत्रिका में जिस भाव में पड़ेगी उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होंगे, उस भाव का प्रभाव बढ़ेगा। मित्रों, त्रिकोण भावों से संबंधित एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं और जन्मपत्रिका में उन्हें शुभ ही माना जाता है। अर्थात लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी ये जन्मपत्रिका में शुभ फल प्रदान करते हैं और इन्हें हमेशा शुभ ही मानना चाहिए। यदि जन्मपत्रिका में तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो वे शुभ फल प्रदान करते हैं। वे ग्रह कभी भी अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, उन्हें जन्मपत्रिका में हम हमेशा शुभ ही मानेंगे, बशर्ते वे अपने अपने भाव में बैठे हुए हों। जन्मपत्रिका में छठवें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिन भी भावों में बैठते हैं या जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर अशुभ फल प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर यदि छठवें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियां जीवन भर बनी रहती हैं। इसी प्रकार से 8वें और 12वें भाव के स्वामियों का भी फल है। मूल रूप से जन्मपत्रिका में 6वां, 8वां और 12वां भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं, वास्तव में ये छाया ग्रह हैं। तो राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं अथवा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव अथवा उस ग्रह से संबंधित गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। सामान्यतः हमने देखा है कि यदि कोई ग्रह 2 केंद्र स्थानों का स्वामी है तो सामान्यतः वह अशुभ फल प्रदान करता है, परंतु यदि वह ग्रह
किसी त्रिकोण में बैठ जाए, अर्थात लग्न, पंचम भाव अथवा नवम भाव में कहीं पर भी बैठ जाए, तो वह शुभ फल प्रदान करने लगता है। दो केंद्रों के स्वामियों की युति अथवा अर्थात गठबंधन, अथवा दो त्रिकोण स्थानों के स्वामियों की युति जन्मपत्रिका में यदि कहीं पर है, तो वह विशेष योग कारक होते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मित्रों, एक बात अनुभव में आई है कि यदि किसी ग्रह की महादशा चल रही है, तो उस ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा कभी भी शुभ फलदायी नहीं होती है। अर्थात यदि किसी ग्रह की महादशा प्रारंभ हुई है, तो वह ग्रह महादशा के प्रारंभ से ही अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश यदि सूर्य के साथ कहीं पर भी बैठा हुआ, तो वह विशेष फलदायक होता है, विशेष राजयोग कारक होता है। एक बात और अनुभव में आई है कि यदि अकेला शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, तो उस व्यक्ति की आयु बहुत होती है, अर्थात वह व्यक्ति दीर्घायु होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति का अंत या मृत्यु बहुत कष्टकारक होती है। बहुत कष्ट के साथ उसके प्राण निकलते हैं, अंत समय में उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो ये कुछ विशेष सूत्र थे जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जन्म पत्रिका का सटीक और बहुत अच्छा फलादेश कर सकता है।